अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने एक ऐसा वाक़या रखने जा रही है जिसमें एक साले को कत्ल किया है एक बहनोई ने, सिर्फ इस वजह से कि उस बहनोई को इजाज़त दी जाए कि वो अपनी बीवी पर तशद्दुद कर सके। आज हम बताएंगे कि ये पूरा वाक़या किस तरह हुआ, किस तरह एक बहनोई ने अपने साले पर गोलियां बरसाईं और पुलिस ने इसमें क्या किरदार अदा किया और क्या 1122 की सर्विस मौके पर बेहतरीन अंदाज में पहुंच पाई या नहीं, ये सब कुछ बताएंगे आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम कायद-ए-आज़म मार्केट फैसलाबाद में मौजूद है और हम इस घर में मौजूद है जहां पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां से इनका जवान बेटा जो है वो कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस बेटे का जो बहनोई है वही था। और अब इस वक्त हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब भी इस पूरे वाक़े में मौजूद थे। इनके ऊपर भी इनके हाथ में भी गोली लगी है और इनके सर पे भी ज़रबें आई हैं। 324 जो इस FIR में दर्ज है वो 324 इनकी वजह से है और 302 जो है वो इनके बेटे की वजह से है। और अब ये हजरात जो हैं ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा वाक़या क्या था, कैसे ये हुआ, इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी, कितने अरसे से ये यहाँ रह रहे हैं और ये कोई इनकी दरीना दुश्मनी थी या कोई और मामला था, ये सारी सूरत हाल हम इनसे जानते हैं। अच्छा, अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद सुबहानी। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप यहाँ पे फैसलाबाद में कायद-ए-आज़म मार्केट में रह रहे हैं? हमारी जमपत ऐशी इस मकान दी है, कच्ची बादी पहलों सी, फिर सर सैयद टाउन बनया। मेरे बेटे की भी पैदाइश इस मकान दी है। बेटी जी इन्ना ब्याही ਉਹਦੀ भी पैदाइशां इत्थे ही है सारियां दियां। 8 साल तो बच्ची ब्याही हुई सी इस बंदे दे नाल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने अपनी बेटी थी इसका 8 साल पहले जब रिश्ता किया था तो ये आपके रिश्तेदारों में रिश्ता हुआ था या ये बाहर से थे, ख़ानदान से बाहर थे, या इनकी कोई आपने पता करवाया था, कोई पड़ताल करवाई थी कि कैसा लड़का है कैसा नहीं है, ये क्या हुआ था सारा रिश्ता? पर साडा एक किराएदार सीगा, रफ़ी ਉਹਦਾ नाम सी, ਉਹਨੇ मगर पै के रिश्ता कराया। इनू कोई पता नहीं फनारी ख्वाब की दिखांदा रहा कि मार्केट आ तेनू कुछ बड़ा कुछ इत्थों लभो ना। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਂਟ ਦਾ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਇਹਦੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ, मंगनी तो बाद फ़ौरन ने 4 लाख दारा मंगना शुरू करता। नहीं, मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि ये मकान इनका रेंट का है या सारी सूरत हाल जो भी आपको बताई गई, आपने अपने तौर पे चेक नहीं किया कि मकान इनका अपना है या नहीं? इन्हों का रिश्तेदार चाचा लगता ना, उन्हें ही सारा कुछ अभी वो बिहार के उत्ते सारा कुछ किया। उन्हें ही दसिया कि आ चीज़ इदा, वो सानू नहीं पता, गलत बयान नहीं कर रहे, अभी साफ गो बंदे आ। मेरी पहली बेटी की शादी सी तो मैं ही घर च बड़ा फिर नाल मेरा भाई है छोटा हाजी अरशद अली नाज़िम, ये फिर तो उसी वड्डी मशीरा ने जो कोई फैसला किया, वड्डी मशीरा फौत हो गई हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं जो करता इत्थे ही करना पिया, अभी आमीन किया। नहीं, मुझे ये बताएं कि जब आपसे 4 लाख रुपया मंगनी के बाद उधारा मांग लिया था उसने, तो उस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि अगर ये इसके पास इतना कुछ पहले से मौजूद है, मकान इसका अपना है, दुकानें हैं या जो भी है, कारोबार है, जैसा भी है, अगर इसका ऐसा कारोबार है तो 4 लाख रुपया इसको उधारा मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई आपसे? वो सानू कहता जी मैं चैक दिते मेरे डिफॉल्टर हो गए, मैं कपड़ा खरीदा फिर तो मैं तुम्हें 2-4 महीने दे दूँ। अभी नहीं दिते, मेरी मशीरा ने रोकता, इनू पैसे जो दिते इनू आदत पै जानी है, पैसे किसी सूरत च नहीं देने। अभी इनू ना करती कि अभी पैसे नहीं देने। ये प्यो ने मिन्नतां बड़ियां कीतियां, जिन्हें रिश्ता कराया दा चाचा लगता उन्हें बड़ियां कहा मैं गारंटी दिना तुहानू पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अकल तो ऐसा पर्दा पै गया भी रिश्ता खत्म नहीं किया। ये छोटी जी भी जो मेरी बेगम फौत हो गई, इन्हों की माँ फौत हो गई, वो छोटी जी ने हांडी रोटी करनी, मेरी भरजाइयां ने उन्होंने हांडी रोटी फखाई कि पका, उन्हें इन्नी परवरिश नेक मेरी बेटी थी, वो दिमाग बहुत होया रहा। शादी की, शादी से भी इन्हें। मुझे ये बताएं कि ये सारी सूरत हाल जब आपके सामने शादी से पहले आ चुकी थी, उसने पैसे भी मांग लिए, ये मोबाइल वाला मामला भी हो गया, सारी सूरत हाल शादी से पहले हो चुकी थी, अब आपको इस चीज़ का पछतावा होता है कि शादी उसके साथ नहीं करनी चाहिए थी, रुक जाना चाहिए था?
पर पछतावा जिहा पछतावा हो रहा ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗਲਤ ਇਹ ਤੋਂ ਗਲਤ फैसला हो ही नहीं भी सकता लेकिन पता नहीं की पर्दा। अब जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं उनसे आप कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का मामला हो जब आप अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो बेटियों को एक तो बोझ ना समझा करें कि वो आपके घर में बैठी हुई हैं, और दूसरा जब कोई रिश्ता हो जाता है तो मंगनी का मकसद ये होता है कि दूसरे ख़ानदान को जांच लिया जाए कि क्या वो आपके साथ आने वाली ज़िंदगी में चल भी सकते हैं या नहीं। तो आप अपने देखने वालों को ये कहना चाहते हैं कि अपनी बेटियों का रिश्ता करते वक्त प्रेशर में ना आ जाया करें कि एक जगह पे कर दिया तो वहीं पे कर दें फौरी तौर पे। कभी भी अपनी बच्चियां का रिश्ता अपनी कौम तो बाहर ना करो, क्योंकि अपने देखे भाले होंगे कहते ने अपना मारू चलो छावे तो मारूगा। मैनू नहीं पता भी इन्ने लालची आ, एडे लालची कभी अपनी बच्ची नूं घर अपने हत्थी गला घुट के मार लो। इदां दी जगह कभी बच्चियां नूं ना विआहो। उन्हें जो फिर ना कोई सुनहरी खाब अभी देखे सारा कोई ਇਹਦਾ बाप कहे बंद तुम जहेज ना दो सूँ पैसे दे दो। मैं कहो तुहाडे घर का गिलास है नहीं पानी पीने लई, अभी जहेज देना ही देना इनू, लेकिन फिर भी नहीं बने। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल ये पैसे देने थे से या जहेज देने से लड़कियां जो हैं वो बसाई जा सकती? नहीं, कभी नहीं बसाई जा सकती। ये तुम करोड़ा रुपया भी दे दो लालची बंदियां नूं उन्नी ज़्यादा समझो अपने आप ना दुश्मनी लै रहे। कभी इदा का काम ना करो, बच्चियों को ना किसी कहन तो कोई चीज़ दिओ ना कोई हलाशेरी दिओ। और बच्ची मेरी एड्डी नाइफी उन्हें मैनू कहना पापा जी ना इनू कुछ नहीं कहना। अभी इनू अगे भी एक दो दफ़ा वाकई से इनू कुटिया कि बच्ची ने आके लड़ना नहीं मेरा, मैं घर अपना वसाना। लेकिन इस जालम ने बच्ची ने मेरी नवासी फौत हुई अजे 20 दिन पहलों, इन्हें वो टांकियां के उत्ते लत्तां बहुत मारियां, बहुत जुलम किया। बच्ची ने मैनू तद बुला के दसिया कि इन्हें तो दूजी शादी कर ली हुई है। वो पल्ले तेरे कुछ नहीं, कुछ तेरे पल्ले नहीं करता की बंदा दूजी शादी तारी करता जो औलाद ना होवे। तेनों अल्लाह ने हीरे वर्गे 2 पुत्त दिते आ, वो तेरा बनता नहीं। जब तेरे को पैसा बहुत संभालिया नहीं जाता दूजी शादी बंदा तद करता। तेरी घर का झाड़ू खरीदन की औकात है नहीं। अब मेरा जोड़ा बेटा का एक्सपायर होया यदि मंगनी तो इन्हें अपने भैन होए नहीं चुप करके 5000 रुपया भराता आ फलामी पा लियो तुहाडी इज्जत रह जू। अपने घर भी मंगनी हुई फिर उन्होंने 5000 दिता कि फलामी पा लियो। इन्ना यदा ख्याल वो करता भी इन्हें अद्धी रात ने आवाज़ मारनी मजाक का काम करी उन डट के यदा काम करता भी उस बच्चे नहीं मार गए उस बच्चे। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस करनी, हम जब भी इस तरह की स्टोरियाँ करते हैं, जब भी आपके सामने इस तरह के वाक़यात रखते हैं तो उनमें कोई ना कोई ऐसा सबक ज़रूर होता है जो हम अपने देखने वालों को दे जाते हैं। आज जब ये स्टोरी चल रही है, अभी आपने इस वाक़े को पूरी तरह से सुना नहीं है, लेकिन इसकी बुनियाद आप देख लीजिए कि क्या हुआ है कि जब हम अपनी बच्चियों की शादियाँ करते हैं तो माँ बाप आमतौर पर उनको अपने सर पर ऐसा एक इम्प्लाइड सा बोझ समझ लेते हैं कि अगर इनकी शादी ना हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद ये करते ये हैं कि जब मुआशरे में इनको अच्छे रिश्ते नहीं मुयस्सर आते तो ये फिर उस प्रेशर में आके गलत फ़ैसले भी कर जाते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी घर में किसी बच्ची का रिश्ता अच्छा मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा तो आप उसको प्रेशर ना लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। आपकी बच्ची अगर पैदा हुई है तो उसकी शादी होनी है, वो जल्द हो जाए या देर हो जाए उसकी शादी हर सूरत में होनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी शादी सिरे से हो ही ना, अगर वो खुद ना चाहती हो तो। और जब आप जानते हैं कि उसकी शादी होनी है और उसकी शादी का एक वक्त मुकर्रर है तो फिर वालिदैन से ये गुजारिश है कि आप देखभाल के साथ पहले देखा करें, जांच पड़ताल किया करें, देखा करें कि लड़का करता क्या है, उसके गिरदोनवा में उसके रिश्तेदारों से अच्छी तरह से देखा करें और फिर अपनी बच्ची को दिया करें। आप अपनी एक बच्ची जिसको आपने पाला और पालने के बाद आप किसी को सौंप रहे हैं तो कम से कम उसका इतना तो हक बनता है कि उसका जो होने वाला खावंद है उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली जाए और फिर आप उसके साथ उसकी शादी करें। जब भी वालिदैन प्रेशर में आके या ये देखते हैं कि बच्ची की उम्र गुजर रही है तो जो भी फ़ैसला वो करते हैं वो मुमकिना तौर पे गलत फ़ैसला होता है और उसके बाद कुछ ही अरसे बाद उनको पछताना पड़ता है कि काश हम ये फ़ैसला ना करते, काश हम इसके साथ शादी ना करते। ये आपके सामने ये जो मिसाल हम बता रहे हैं इसमें पहले मंगनी हुई, मंगनी के बाद उस शख्स ने इनसे पैसे मांग लिए, उससे पहले भी इन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की। इन्होंने किसी बंदे के बिहाफ पे, किसी बंदे पे भरोसा करते हुए ये रिश्ता कर दिया। उसके बाद भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे देखते हुए इनको सबक सीखते हुए उससे पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हटे। इन्होंने
कहा कि इतना अरसा हो चुका है मंगनी को, लिहाजा शादी करनी ही पड़ेगी। तो वो एक माशरती प्रेशर भी होता है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बच्ची को सौंप दिया। अब उसके नताइज हम डिस्कस करने लगे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। इतना इन्होंने बता दिया कि उस शख्स ने वो मारता भी था, उसके 2 बच्चे भी थे, यानी कि इनके जो नवासे हैं, और इसके बावजूद वो बंदा जो है उसके पास खाने को कुछ नहीं था और वो इनकी बेटी को भी मारता था, तशद्दुद भी करता था, और अब उसने फैक्ट्री ही किसी मुलाजमा से शादी कर ली थी। अब ये एक नतीजा निकला उस गलत फ़ैसले का जो इन्होंने शादी से पहले कर लिया था। बाद में आमतौर पे हमारे जैसे लोग जो हैं वो ये कह देते हैं कि बच्ची के मुकद्दर में ये लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने आपको, इंसान को असल में अकल देकर ही उसको अपना नायब बनाया है, वरना अगर हम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते तो हम तो जानवरों जैसे हैं। हम तो बाकी तमाम मखलूक़ात की तरह हैं जिनके पास अकल नहीं है। ये आपको अकल इसलिए दी गई है कि आप इसको इस्तेमाल करके अपना इख्तियार इस्तेमाल करें जो आपको अल्लाह ने समझ बूझ के साथ दिया है। हर चीज़ खुदा पर ना डाल दिया कीजिए। अगर आप हर चीज़ खुदा पर ही डाल देंगे तो रोज़े आखिर जज़ा और सज़ा का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो सब कुछ जो किया धरा आप खुदा पर डालिएगा और कहिएगा जो कुछ होता है तेरे फ़ैसले से होता है, लिहाजा हमारा तो इसमें कसूर ही कोई नहीं है। तो उस दिन जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये हर चीज़ मुकद्दर पे डालने से पहले आप सोचा समझा करें कि आपका भी इख्तियार है, जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है इख्तियार, कि आप उसको इस्तेमाल करें और फिर अपने फ़ैसले करें। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताएं कि ये उसने शादी कर ली, आपको शादी का पता चल गया, उसके बाद क्या हुआ और वो औरत कौन थी जिसके साथ इन्होंने शादी की है? फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੈਟਿੰਗ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਐਡੀ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਫੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ कि नहीं ये बंदा सही है, लेकिन वो विचों ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਜ ਲੰਘਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਧਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਕੁਫਰ ਆ। जो आपका दामाद है, ये मकान जिसमें आपकी बेटी रहती थी, ये उसका अपना मकान था, क्या सीन था इसका? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਲਾਂ ਬੇਵਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੱਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਡਾ ਜਾਹਲ ਖਾਨਦਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ये मकान अब इसका रेंट पे था, रेंट कौन देता था? खुद देता था? ਜੇ ਮਕਾਨ ਇਹਨੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਰੈਂਟ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ, ਫਾਦ ਕੋਲ। ਉਹ ਫਾਦ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦੇ 22,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਵਾਫੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆ ਖਰਚਾ ਇਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਫੁੱਲੇਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ। ये वाकया फिर किस तरह से पेश आए ये सारा? ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ।
तेरा हक इत्थे है नहीं। मेरी बच्ची कहती मैं नहीं इत्थों जाना, ਲੱਖਾਂ रुपये का मेरा समान आ, फ्रिजा एसी हर चीज़ मेरी आ। इन्हें आके दूजी नूं बिठा देना, मेरा सारा कब्ज उन्हें हो जाना, मैं नहीं ये को रहना। अभी उन्होंने धक्के दे के जो कढ़िया, फिर उन्हें पूरा गैंग लैके आया 16 बंदियों का। इसी घर में धमकियां लांदा गया, मुड़ के उन्हें लत्तां मारदा रहा। फिर 15 ते काल करी जा रहा, महल्ले वाले भी करी जा रहे। इन्नी फायरिंग शदीद की जिदा दहशत गर्द कोई हो रही है इतने। वो 15 वाले 45 मिनट बाद आए, किते चौंक च खलोते रहे। इन्हों के एक ऐसा बंदा भी सी जो पुलिस वाले का बेटा सीगा, उन्हें पुलिस नूं रोकी रखिया। पुलिस नहीं आई, जो सारा काम करके चले गए, उस तो 2 मिनट बाद ही पुलिस वाले आ गए। जहाँ पे अंदर उन्हें लत्ता मार के घर दाखिल हो गए, इतने आके फायरिंग शुरू करती है। बच्चे वड्डे मेरे नूं, मेरा भतीजा इन्हों के राड मारे लोहे दे, फायरिंग शुरू। मेरा बेटा मेरे अगे खलो गया, उन्हें अपने ते सारियां गोलियां खाधियां। मेरे सिर दे विच कुहाड़ियां पिस्टलों के वट मारे, इत्थे मेरे गोली वजी आ, मेरी उंगल मुतासर हो गई आ। मेरे इन्ने टांके लगे, इतने टांके लगे। और मैनू इस टाइम तकलीफ का इसलिए हिसाब नहीं, मैनू सब तो बड़ा दुख मेरा बेटा दे गया। उन्हें मैनू उपरों एक इट नहीं जालमा तो मारन दी कि तितर बितर हो जान। नहीं पापा, कानून हत्थ च नहीं लैना, इस इलाके का फर्क हबीब आ। अजे तक साढ़े घर साडा दावा सुनन नहीं आया दुख। तू वजीरे मुमलकत भी है कि 10 मिनट लिए आ जा। अपोजिशन वाले तार जमील वगैरह आ गए साढ़े घर च, वह हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं बढ़िया, 3 दिन हो गए। और जिन्हों का आना बंद आएगा वो कर कुछ नहीं फायदा। चलो मेरे दुख च तो 2 मिनट मेरा बात दे सकते भी, वो एडे जालम हुक्मरान, उन्होंने यही नहीं है कि अभी इस घर के उत्ते चल जाके मारा जा, दावा ही कर दी है। वो पुलिस जी तावन नहीं करती, पुलिस तावन नहीं करती। अभी FHO कहे दी बेगम फड़वाई कि आ ले दी वजह तो काम होया, उन्होंने रात को उन्होंने भी छड़ दिता। और कोई ऐसा पुलिस वाला वा जेदा बेटा उन्होंने 10 मिनट बाद ही छड़ा के ले गया। अब जो आपका मुलजिम यानी कि आपका दामाद है वो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, कहाँ? वो कोई नहीं पकड़ा गया, सब मफरूर है। पुलिस वाले दिलासा दे जा रहे, 3 दिन का टाइम दे दो, हमने इनको पकड़ लेना। इन्हें के फ़ोन चल रहे हैं, फिर ट्रेव लिया कितने है, लेकिन आज कार्रवाई कोई नहीं कर रहे। कोई कार्रवाई ऐसे ही है जैसे जा रहे हैं आ रहे हैं। वाकये के कितनी देर बाद पुलिस आपके यहाँ आई? वाक़या तो 2 मिनट बाद, बाहर जाफे चौक में खड़ी है। जब देखा वाक़या हो गया, जाते हुए वो फायरिंग कर रहे हैं, फिर पुलिस आ गई। कॉल आपने कब, मतलब कॉल से की पहले 45 मिनट पहले कॉल की, मैंने नहीं की, घर वालों ने, बेटी मेरियों ने, भाई मेरा उखाड़ो आ रहा है। फिर ये बार बार कॉल करी जा रहा है। फैसलाबाद पहुँच गया, फिर अड्डे 'च ये उत्थे कॉल ही करी जा रहा है। बस यही तलाफा से 1122 ਨੂੰ कॉल की, कोई गोलियां बज गई, पहुँच जाओ। वो 1122 वाले ने मोटरसाइकिल भेज दी, वो पुछे मोटरसाइकिलों से जख्मी जाते हैं, जो टाइम ना आ जाती है, खून इन्ना ना पैंदा, मेरा बच्चा शायद बच जाता। ये नाजरीन यहाँ पे जो ज़रूरी बात करने वाली है, महकमाना तौर पे जो गफलत हुई है वो ये हुई है कि पुलिस लेट आई है। पुलिस तो एज़ यूजुअल तकरीबन तमाम मुकदमात में ही वाक़े के बाद ही पहुँचती है, वाक़े के दरमियान में नहीं पहुँचती। अगर पहुँच भी जाए तो एक साइड पर ही खड़े हो जाते हैं मुबैना तौर पर। और ऐसा ही इनके वाक़े में हुआ है कि वाक़े से 2 मिनट के बाद वो आ गए हैं, लेकिन 45 मिनट से उनको कॉल्स की जा रही थी, वाक़े के दरमियान में वो नहीं आए। और इसी तरह से 1122 का आलम ये हुआ कि जब से इनको मोटरसाइकिल्स लेके दी गई हैं, हुआ ये है कि इन्होंने बताया कि गोलियां लगी हैं बंदे को। उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि गोली का इलाज मोटरसाइकिल वाला आके यहाँ पे स्पॉट पे तो नहीं कर सकता, ऑब्वियस ही बात है, वो यहाँ से उसको लेके जाएगा। तो ये जो बाइक्स उन्होंने भेजी थी, इसके ऊपर उन्होंने मरीज़ को लेके जाना था जिसको गोलियां लगी हुई थी। वो जो है ब्लीडिंग उसकी इतनी ज़्यादा हुई कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। और खालिद साहब ये बताएं कि फिर लेके किस तरह से गए? फिर रखे में हम लेकर गए, वो गड्डियां 2 मोटरसाइकिल आई, उन्होंने बार बार उसे कोई लेडी बैठी भी, उन्होंने कहा नहीं बंदा एक्सपायर होने दिया वा, तुम मोटरसाइकिल क्यों भेजियाँ? ये हमारा काम, हमने क्या भेजना, हम हमें डायरेक्शन है तो हमने क्या करना क्या नहीं करना। वो तो हमारे बच्चियों का गल पा रही थी, वो बच्चियाँ मेरिया कहना मेरा भाई मर गया है, वो इन्नियाँ गोलियाँ बज गई, तुम गड्डी क्यों नहीं भेजन रहे? मोटरसाइकिल आई और मेरे आके पट्टी पुट्टी कर गए। मैं मोटरसाइकिल से, मैं आम मोटरसाइकिल से बह के, मैंने पुलिस वाले भी, वो भी नहीं 1122 वाले मैंने थाने हस्पताल लै गए। मैं कहा मेरा बेटा दस दो की होया, और मेरे बेटे को मैंने कोई इतला ना देन। वो एडी बेफ 1122, वो एडी बेफ कि उन्होंने ये नहीं तमीज़ आ गई कि बंदे पार्टी से किदा ले जानी किदा नहीं ले जानी। और मैं कहना महकमा खत्म कर देना चाहिए।
ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ रक्षा च लै जा अभी रक्षा च लै जाते और मोटरसाइकिलों तो भी जाती। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पुलिस ने अब तक जितनी भी कार्रवाई की है आप उससे मुतमईन हैं? क्या कहते हैं आप वज़ीर आला पंजाब से, हमारे यहाँ के CPO से, IG पंजाब से कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने अभी की कह सकते वो इतने का जरा इलाके का फर्क भी वो नहीं आया अजे तक कोई दावा करन ये बेहिस हुकूमत आ बेहिस हुकूमत आ बेहिस हुकूमत आ। मैं अल्लाह को दुआ करदा या अल्लाह इस हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दे जी साडा रखवाली नहीं कर सकती। अभी तो इन्होंने अपने रैबर बनाया अभी इन्होंने अपने रैबर बनाया और दूजे जिन्होंने ओपोजिशन कही जाते गाला कढ़ वो तो पहुँच गए साढ़े को तार जमील वगैरह वो सारे पहुँच गए। अब मेरे को तो उन गल नहीं होंगी मेरे भाई ने गल कर लो। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे इनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं खालिद साहब के और हम उनसे बात करते हैं। सारा वाक़या उन्होंने भी देखा है तो वो भी बताते हैं कि क्या सूरत हाल हुई थी। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली नाज़म जी। मैं नीचे ये पोर्शन में रहता हूँ, इस पोर्शन में ऊपर भाई रहता है। तो आप उकाड़ा गए हुए थे? मैं उकाड़ा गया था, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तकरीबन 5:30 बजे। वहाँ से हमने मेरे भांजे ने बोला कि मम्मू आपका तबीयत सही नहीं रहनी, हम चलते हैं निकलते हैं। फ़ौरन हमने उधर से गाड़ी निकाली। गाड़ी निकालने के बाद हम जो है ना वो निकले, बड़ी स्पीड से आए। बस बदकिस्मती ये कि मुझे ना माइनस आना शुरू हो गया, यानी शुगर का मरीज़। मैंने कहा यार 1 मिनट मुझे माइनस कर लेने दो। उन्होंने मुझे जस्ट जो है ना मैं उतरा, इतने में इन बच्चों ने मुझे फ़ोन, मेरा मुसलसल रब्ता, मैंने कुछ अपने दोस्तों को फ़ोन किया। कुछ बेटे हमारे की किस्मत में ये था वरना वो ऐसे कर ही नहीं सकते थे। मैंने फ़ोन मुसलसल लोगों से फ़ोन पे ना कनेक्ट रखा। आप चाहो आप वो टांगे मार रहे हैं, वो मेरी बेटियों को मार रहे हैं, भाई की बेटी को मार रहे हैं। मेरा ये है ना इकलौता बेटा है मोहम्मद अली, मैं उसको मारे वो उन्होंने फायर मार, यानी कुछ सिस्टम ऐसे बने वरना आज तक सारे इकट्ठे हो जाते। उन्होंने एक प्री प्लानिंग कि चाचा अरशद घर पे नहीं है और ये मार्केट बंद है, तो इस प्री प्लानिंग करके ना वो अंदर आए और पूरा बड़क लगा के जब इनका झगड़ा हुआ ना तो ललकारता हुआ गया कि मैं देख लेता हूँ मैं कि तुम्हारी नस्ल मकाऊंगा। ये ललकारता हुआ गया। भाई अभी थोड़ा टेंशन में, कुछ वाक़यात इनके जहन में नहीं है। वो ललकारता हुआ गया। इन्होंने कहा चाचू मुझे फ़ोन आ रहा है, चाचू ये वो जो है ना बंदों को लेने गया। मैंने कहा बात सुनो, नीचे से अरल लगाओ, ऊपर से करो, 1-2 आप उसको उनको ना भी मारें, 1-2 ईंट फेंकेंगे ना, कोई छप्पर लगे होते शेड इनके ऊपर फेंकेंगे, कोई ऐसे आवाज़ आएगी ना वो घबरा जाएंगे। किधर बच्चे हैं, कभी कहीं लड़ाई नहीं, कभी किसी को मोहल्ले में किसी से भी आप पूछ लें, कभी नहीं। उन्होंने इतना जुल्म हमारे साथ, उन्होंने तो जो जुल्म किया जो जुल्म पुलिस ने किया ना ये नाकाबिले माफ़ी है जुर्म। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बंदा जो इनका दामाद था इसके पास पैसे तो थे नहीं सिरे से, मतलब हालत इसकी बुरी थी, तो ये इतने बंदे और इतनी पिस्तौलें और इतने गन्ने ये कहाँ से लेके आ गए? जो इसका भांजा उमर है ना, उमर वकास असद, ये इसके भांजे हैं। एक इनका उसका भांजी का जो मियाँ है वो हस्बैंड, वो भी साथ था। ये बंदे क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल जैसे वो है। मेरी ज़रा बात गौर से सुने, जो अगर नाजरीन है वो भी देख लें और गवर्नमेंट भी ये नोट कर ले जितना वो क्रिमिनल कैसे, वो एक गैंग है। ये दहशतगर्दी जो फैला रहे हैं ना ये उधर ताज कॉलोनी में एक गैंग बना हुआ है। इतना राड आगे कुल्हाड़ी, यहाँ बंदे के ये ज़रूरत तो नहीं है ना, इतना स्प्रिंग वाला आगे वो है ना गोल जो है ना गोला लगा हुआ लोहे का, यानी कि सिर्फ इसी मकसद के लिए कि लोगों को मारने झगड़े के लिए। क्योंकि इनके अक्सर जो उमर ने जो मेरे भतीजे को कत्ल किया इसके उसके ऊपर वैसे भी केस है, कोई डकैती का, कोई मंशियात का, कोई। और आप शक्ल देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये बच्चा इतनी हरकत कर सकता। और ये लड़ाई जो है ना ये इसकी वजह से जो है ना सारा सिस्टम, क्योंकि बदमाश है कुछ कर नहीं सकते। बस मेरे भाई, मेरे अल्लाह को ये मंजूर था, मैं सिर्फ 2 मिनट जैसे मैं पुलिस, मैं देख रहा हूँ बाहर नाका लगा हुआ है, अंदर झगड़ा हो रहा है, तो पुलिस मैंने कहा पहुँच गई। जब मैं आगे देखा कोई नहीं, दोबारा पुलिस फ़ौरन उन्होंने जैसे पाउंड किया इनको, जो पुलिस वाला ना एक इनका जो सरगुना है, जैसे उन्होंने पाउंड किया इनको कि आपने आने। भाई सोचें ये 5 मिनट में 15 वाले आने वाले हैं
जो आते हैं, जो सुना हुआ है हमने, हम तो अभी कहते हैं कि मेरे ख्याल में 99% जो है ना जो कैजुअलिटी होती है जो इनकी वजह से होती हैं, 15 की वजह से, क्योंकि हमारे साथ 2 मरतबा इनकी वजह से परेशानी हुई। 15 को फ़ोन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मेरी बेटियां भी कर रहे हैं। 15 45 मिनट बाद बार वो टांगे मार रहे हैं गेट में, सब कुछ कर रहे हैं। जब वो दरवाज़ा टूट गया ना, बदकिस्मती दरवाज़ा टूट गया, वो अंदर आ गए ना, सिर्फ 4 मिनट की गेम में उन्होंने इतनी जो है ना फायरिंग और इतनी दहशत गर्दी की कि आप मेरे ख्याल में आप सोच भी नहीं सकते इतनी। ये बेटे को लगी ना, ऐसे खून उसका बहा, वो आपको इंशाल्लाह एविडेंस पूरे दे देंगे, वो पूरे आपको जो ये। और मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से भी, आपका मैं 41 का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे दुख में शामिल हुए और आपने हमारी ओपिनियन लेने की कोशिश करें। और मैं भाई, अगर ये 4 मिनट के बाद अगर 11 भाई, अब देखें वैन भागती है ना, ये पुलिस वाले भाई कोई सिगरेट पीता हो ना तो 50-100 रुपया लेने के लिए उसको रोक लेते हैं। और यार फायरिंग हो रही है सामने तुम्हारा नाका, आप उनको कॉल हमने की हुई है, 45 मिनट की कॉल की, भाई क्यों नहीं आप पहुंच रहे? मेरा जो बेटा वो तो कातिल है ही, लेकिन पुलिस पूरी 120% पुलिस कातिल है, मुलव्वस है, रोका गया इनको। अभी देखें हम तड़प रहे हैं, नहीं आ रहे, नक्शा बनाने आ रहे हैं जी। जब मैं पोस्टमार्टम कराने गया, मैं सुबह से रात 10-12 घंटे से तक जाग रहे थे हम, हादसा हो गया था, उधर गया मैं 7:30 बजे का गया, 7:30 बजे का गया, पुलिस वाला कोई नहीं पहुंचा। 9 बजे आए हैं, 9 बजे पुलिस वाला आया, आगे बैठ गए, बातें हो रही बैठे मुझे। मैंने कहा यार हेलो क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ, इसको ले लो और दफना दो, हमारा तो मर गया, इसको दफना दो। और फिर उसको समझ में आई कि ये क्या। और मैंने कहा भाई तुम सो के आ रहे हो, तुम्हारे पास 302 की जो इन्वेस्टिगेशन है तुम कर रहे हो, ये क्या? अभी मैं सुबह का गया प्लीज़ नहीं है, मैं आ रहा हूँ जी, मैं ये अफसरों का मैं इंतज़ार करूँ। और यार मार दिया मैं तो इन्होंने। नाजरीन, ये सूरत हाल है जो इन्होंने पुलिस की बताई है कि पुलिस के तफ्तीशी का आलम यह है कि उनके लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं होती और जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है वो ये अपने मुंह से बयान कर रहे हैं। हम आपको जाए वक़ुआ दिखाते हैं कि जहाँ पे इनके बच्चे का मर्डर हुआ, जहाँ पे खालिद साहब को गोली लगी, जहाँ पे ये सब सारा झगड़ा हुआ, ये हम बता देते हैं। मेरे सामने इस वक्त एक खिड़की है और इस खिड़की से बाहर गली है और जिस तरफ से ये आए हैं वो रास्ता भी दिखाते हैं और जो जाए वक़ुआ है, जो इनका सहन है जहाँ पे ये सारा वाक़या पेश आया है वो भी आपको दिखाते हैं। और साथ साथ आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि ब्लड जो है वो इस तरह से बिखरा पड़ा है कि जैसे किसी जानवर को किया गया है। और ये सूरत हाल इनके बच्चे के साथ पेश आई है और करने वाला कोई और नहीं, इनका दामाद ही था। हम आपको जाए वक़ुआ दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं इनके घर के शहर में मौजूद हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है और नीचे इनके दुकानें वगैरह हैं क्योंकि कायद-ए-आज़म मार्केट है और ये सीढ़ियाँ आती हैं, ये रास्ता है बाहर से अंदर आने का, इनके घर को आने का। यहाँ से जो भी आएगा वो यही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएगा। जो मुल्ज़िमान हैं, जो इनका दामाद था, वो यहीं से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया और यहाँ पे आके क्या हुआ ये आगे खालिद साहब बताते हैं। खालिद साहब क्या हुआ था जब यहाँ से? जहाँ पे आया ना, मैं ऊपर फिगा छत, मेरे नीचे पहुँच दो 6-7 जने इतने आ गए, जाग पर आकर तो ऐसे पता नहीं कौन सी गन्ने की जो चलानी शुरू कर दी, बहुत चलाई तो मैं इतने शीशे तक काफ़ी किचन देखो, मैं ये वजह और दरवाज़ा टुट गया। मेरे फिर च कुलवाड़ियाँ वट मारने शुरू करते। मेरा जरा बेटे का मर्डर होया वो मेरे अगे आके दाल बन गया। आप उस वक्त कहाँ पे खड़े थे जब आपके बेटे को गोलियाँ लगी? मैं इतने फिगा, बेटा मेरे अगे आ गया, बेटा मेरा इतने आके मुड़ के डिगया, जो बेवास हो गया उन्हें एक गन फड़ ली, और इतने दंदियाँ वड, इतने दंदियाँ वड, उन्हें पानी दिया, भाई कितने कितने गोलियाँ बची, उन्हें अपना डट्टा छपा उतारे कि मैं बन दिया, ब्लीडिंग रुके सारे फैन तो यकीन करो कोई बकरा नहीं, वैरी का खून जिदा बिखरिया होंगे इदा बिखरिया। वो मैनू अपने वालों मार के सुट के मेरा पैर तले स्लिप होया ब्लड के उत्तों, मैं डिग गया, मेरे डिगे के उत्ते भी मारी जा रहे हैं बट मारी। जब उन्होंने देखा मुंडा मर गया, मैनू भी मरदा समझ के ना वो फिर भागे। 4-5 मिनट इतने इन्ने फैर किए, पुलिस खोल चुक के लै गई, फिर पुलिस आंधी खोल चुके ना,
अमली काम करती कोई नहीं पुलिस, वो खोला नु की करना फिर मैंने दसो। ये नाजरीन यहाँ पे ये सीढ़ियाँ थी, यहाँ से निकले और ऊपर से आए खालिद। नाजरीन इस वक्त हम घर के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। जो बच्चा कत्ल हुआ है उसकी बहन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जब ये वाक़या पेश आया तो ये सब इसी घर में मौजूद थे। हम इनसे जान लेते हैं कि वाक़या क्या हुआ था और आप आला हुकाम से क्या दरख्वास्त करना चाहती हैं कि कातिल को पकड़ा जाए, और अगर नहीं अभी तक पकड़ा गया तो क्या आप अभी तक पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन हैं या नहीं हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जो यहाँ पे बच्चा कत्ल हुआ खालिद साहब का, बहन है आप उनकी? जी मैं उनकी बहन हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या वाक़या उस दिन हुआ था और आप कहाँ पे थी? दोपहर में उनके साथ घर गए हैं, उन्होंने आप ही को मारा था तो इन्होंने कॉल की कि मुझे मारा है, इनके ज़ख्मों पे मारा था। इनकी बेटी कुछ दिन पहले फोत हुई थी तो इन्होंने कॉल की, पापा की अभी इंजेक्शन लगा था। सब लोग एकदम परेशान हो गए कि क्यों बुला रहे हैं। जब हम लोग गए तो वहाँ गए हैं तो पापा ने उसे डांटा है, कोई इतना नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, वो चला गया। मेरे छोटे भाई ने बोला इसे जाने दो, उसने बोला जाने दो, वो चला गया। बाद में हम लोगों ने पुलिस को कॉल की कि हमारे इस तरह से हुआ है, कुछ हो सकता है, आप आ जाएं। बाहर आप ही के घर में बेल बजी, इन्होंने कॉल करके बोला कि बाहर कौन है, आप लोग देखो। जब हमने देखा तो मैंने देखा ऊपर से कुछ गुंडे इर्द गिर्द में छुप रहे थे। कॉल करनी हमने शुरू कर दी 15 में, कोई नहीं आया। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ तोड़ के अंदर आ गए। मेरे 2 भाइयों को अंदर लेके एक पापा जी और भाई को यहाँ पे खड़े रखा। उन्होंने पापा जी पे गोली चलाई, भाई आगे आ गया। उन जालिमों ने जरा रहम ना किया और मेरे भाई को मार डाला। मेरी कज़न हाथ जोड़ती रही, ना मारो। मैं उस तरफ खड़ी, उन्होंने मुझ पे फायर किया, मेरी कज़न ने मुझे पीछे किया, हमारे नाखून मारे, दुपट्टे उतार दिया हम लोगों की। हम लोग चीखती रही, पुकारती रही जाके कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई ना आया। जब वो इस दुनिया से चला गया सब लोग तमाशा देख रहे आ गए। अरफात ने पापा के सर पे बुलेट मारे, वो सबको बोल रहा था कि इन्हू भी मार दो, इन्हू भी। वो गैंग लीडर बन के आया। इतने उसके साथ लोग थे, उसके भांजे थे, तीनों के हाथों में पिस्टल थी। उसके भांजी का शौहर था, उसके हाथ में थे इतने इतने सरिये, उनके आगे कुल्हाड़ियाँ लगी हुई थी, लोहे के राड थे मोटे मोटे। यहाँ से 12 गोलियों के बुलेट। मैंने पुलिस को चेक करवाए, ये शीशा उन्होंने तोड़ दिया, यहाँ पे सारा तोड़ दिया, हर चीज़। अंदर मशीन थी, उसके ऊपर मार मार के भाइयों को गिराया, इतना मारा उन्होंने। नाजरीन, ये इनके घर की सूरत हाल है और अल्लाह ताला इनको सब्र दे। बाकी जो जुल्म हुआ है इस घर में, और जिस घर से भी जिनका जवान बेटा जो है वो जाता है और कत्ल किया जाता है, तो इससे बड़ा सदमा उस घर के लिए होता नहीं है। और आला हुकाम ने जिस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया है, जिस तरह से उन्होंने, पुलिस जो है वो लेट आई है एज़ यूजुअल, और ये 45 मिनट से कॉल्स कर रहे थे, 45 मिनट से ये आहो बुका कर रहे थे कि यहाँ पे हम पर हमला हो चुका है, हमें बचाया जाए, लेकिन कोई नहीं आया बचाने के लिए। ये 1122 को कॉल करते रहे, 1122 ने वहाँ से बाइक्स भेज दी। और इनका कहना ये है कि जी, जब 1122 को कॉल की, मैंने उन्हें बोला कि इस तरह फाइल लग गई। कहते हैं हमने बाइक्स भेज दी। मैंने कहा उसको फाइल लग गई है, बाइक्स क्या कर लेंगी? कहते हैं हम लोग अपने रूल्स के मुताबिक चलेंगे। कहाँ के रूल है? कहाँ से यहाँ पे खून में लथपथ और आप लोग बाइक्स भेज रहे हो? बाइक्स में लेके जाना था उसे, कोई नहीं पहुँचा यहाँ पे। ये 1122 की जो गफलत है ये अपनी जगह पे मौजूद है कि उन्होंने बाइक्स भेज दी, और जब आपको कॉल पे कहा जाता है कि गोलियां लग गई हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बंदा जो है वो आप कितना रिकवर कर लेंगे। बाइक पे आने वाला बंदा रिकवर कर लेगा, उसकी गोली तो ब्लीडिंग मुसलसल जारी है, तो वो यहाँ से लेके तो नहीं जा सकता था। वही हाल हुआ जब वो आया, तो जो मरहम पट्टी वो कर सकता था उसने वही करनी थी, उसके अलावा वो लेके तो नहीं जा सकता था। इसलिए वो लेके नहीं गए, ब्लीडिंग उसकी होती रहे, रिक्शे पे लेके गए यहाँ से, और वो रास्ते में जाता ही दम तोड़ गया। इसी तरह इनके जो वालिद साहब हैं, जो खालिद साहब जिनके साथ हम बात कर रहे थे, उनके साथ भी यही आलम हुआ, उनको भी चोट लग चुकी थी। तो ये सारी सूरत हाल पेश आने के बावजूद अब तक पुलिस जो है वो अपने तौर पर जो भी कारकर्दगी उनकी सामने आई है उससे ये लोग मुतमईन नहीं हैं। ये अपील करते हैं सरकार से भी
और जो पुलिस के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि वो इनको इंसाफ दें और इनके मुल्ज़िमान जो है जो अभी तक नहीं पकड़े गए, अगर आप पकड़ना चाहें तो आप बहुत जल्द पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं पकड़े गए और आप इन लोगों को भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहे तो ये नाअहली भी है, ये गफलत भी है, ये मुजरिमाना गफलत है पंजाब पुलिस की जो अब तक वो कर रहे हैं। नाजरीन, इस तमाम तर वाक़े के बाद हमने फैसला किया कि हम SHO थाना फैक्ट्री एरिया से बात करें जहां पे ये FIR दर्ज की गई है और जहां पे पुलिस की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब हमने राब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि SHO साहिब थाने में मौजूद ही नहीं हैं। सवाल ये है, क्या खालिद साहिब को उनके जवान बेटे का इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? क्या वो बहनें जो हम रोती हुई छोड़ आए हैं, क्या कोई उन्हें चुप कराने के लिए जाएगा या नहीं? ये हम देखेंगे आने वाले वक्त में कि क्या उन लोगों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। (111 and 110)